नमस्कार दोस्तों, रुद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं संदीप पांडे। आज हम ऐसे मुद्दे की चर्चा करने जा रहे हैं जो भारत के दक्षिण एशियाई क्षेत्र से बहुत ज्यादा संबंधित है और संबंधित के साथ में भारत पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में हमने देखा हुआ है जिस तरीके से कुछ समय पहले ही हमने बांग्लादेश में अस्थिरता देखी हुई थी, उसके पहले हमने श्रीलंका में अस्थिरता देखी हुई थी। अब हमारे पड़ोसी देश नेपाल में एक आंदोलन चल रहा है जिसको जेनजी आंदोलन कहा जा रहा है। और ये जेनजी आंदोलन जो है ये भारत को ही नहीं, भारत से जुड़े हुए आसपास के जितने कंट्रीज हैं उन सबको प्रभावित करने वाला है। हाल ही के दिनों में इस आंदोलन के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि राजनीतिक घटनाक्रम पूरे विश्व में इस तरीके से अभी चल रहा है। उस घटनाक्रम के दौरान यह देखा जा रहा है कि राजनेताओं की और राजनीतिक देशों की भूमिका क्या है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा हुआ था, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक हुई थी। उस बैठक में अपन ने एक फोटो आई और वो फोटो में देखा अपन ने शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी जी और रसिया एक साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ उनकी फोटो को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा उसको ट्वीट किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इसका एक बहुत व्यापक मायने के रूप में इसको देखा जा रहा है। यहाँ इन जो बड़ी इकोनॉमी है तीनों, जो एक लोकतांत्रिक देशों की स्थितियों में रही हैं, जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आ जाता है, साथ में यहाँ पे बहुत बड़ी पब्लिक को एक बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है। रसिया जहाँ प्राकृतिक गैसों और तेलों के रिसोर्सेस के रूप में जाना जाता है। चाइना जहाँ अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अपनी छवि बना रहा है और विश्व को लीड करने की स्थिति में पहुंच रहा है। और वहीं कहीं अमेरिका एक बिल्कुल अलग थलग राज्य के रूप में अपना स्थान देखने की स्थिति में बना हुआ है, जो कि पूरे विश्व को एक हाथ में लेने की कोशिश करता था या यह चाहता था कि पूरी जहां भी आसपास में जो भी घटनाएं घटे उस घटनाएं में उसकी भूमिका महत्वपूर्ण रहे। तो अभी आप देखोगे रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये वॉर भी उसी का एक हिस्सा है। और हाल ही में नेपाल में जेनजी जो आंदोलन चल रहा है, इस जेनजी आंदोलन का प्रभाव क्या होगा और क्यों भारत के आसपास इतनी अस्थिरता आ रही है, इसको लेके ये आज का वीडियो है। सारे मायने के रूप में आज हम समझेंगे आखिर नेपाल में ये आंदोलन क्यों चल रहा है, क्या कारण है इसके पीछे का और भविष्य में इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। जब आप यूपीएससी एमपीपीएससी का एग्जाम देंगे उसमें इससे संबंधित प्रश्न किए जा सकते हैं। पीएसआईआर के अंतर्गत भी इसके संबंध में प्रश्न किए जा सकते हैं। हर आंदोलन की शुरुआत छात्रों से होती है और यह आंदोलन उस स्तर तक पहुंच जाता है जिस स्तर पर जाकर राज्यों की सरकारें भी परिवर्तित हो जाती हैं। हाल ही में हमने बांग्लादेश के आंदोलन देखा हुआ था। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर, आरक्षण में संशोधन को लेकर वहां पे आंदोलन चलाया गया। लोग एकत्रित हुए, छात्रों ने शेख हसीना की सरकार को वहां से उखाड़ फेंका। जब आरक्षण की मांग होती है, आरक्षण में सुधार की बात होती है, सरकार उसमें सुधार करना नहीं चाहती है। बहुत सारे से लूप होते हैं आरक्षण की प्रक्रिया में, उसमें संशोधन चाहती है, लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता है, सत्ता परिवर्तन हो जाती है। बात करते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका का आप कुछ समय के पहले का 2024 का आंदोलन देखेंगे, राजपक्षे सरकार रहती है, अत्यंत व्यय करते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। नेपाल की सरकार कहती है कि हम एक लॉ लाए हैं, इस लॉ के तहत जितनी भी सोशल मीडिया की संस्थान है उनको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। उन्हें एक समय अवधि दी जाती है और कहा जाता है कि समय अवधि के दौरान आप हमारे यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना ऑफिस खोलिए ताकि आप रिस्पॉन्सिबल हो सकें अपने कार्यों के लिए। साथ में नेपाल में अभी जो जनता है उसके द्वारा जो सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा था उसमें बहुत ज्यादा गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, नेताओं के मीम्स बनाए जा रहे थे, बहुत ऊटपटांग तरीके से सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन किया जा रहा था। तो इसको नियम कानून को लेके इन्हें इस पे बैन लगाना चालू किया। लोग हैं जो नेता मंत्री के बच्चे हैं या जो राजशाही परिवार के लोग हैं, उन्हें विशेष सुविधाएं और विशेष लाभ मिल रहे हैं। तो इसको लेके, बेबीज नेपोटिज्म को लेके वहां पे लोगों में बहुत ज्यादा क्रोध है। साथ में सरकारी नीतियों में भ्रष्टाचार है। ये हो जाती है इस आंदोलन की स्थिति बेटा। वर्तमान में अगर सरकार इस पर रोक नहीं लगाती है तो वहां पे पूर्णतः परिवर्तन की स्थिति चल रही है और ओपी कोहली सरकार को घुटनों पे आना ही पड़ेगा और पूर्ण रूप से अपना समर्पण देना पड़ेगा। लेकिन पब्लिक का कहना यह है कि आप ये हमारी जो स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता पे रोक लगा रहे हो, प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो इसको आपको रोक
ऐसा नहीं करना चाहिए। साथ में सरकार अपना भ्रष्टाचार जो है उसको दबाने का प्रयास कर रही है। और इस मुद्दे की शुरुआत जो हो रही है वो एक टिकटॉक, आपने सुना होगा टिकटॉक, ये चीन का एक ऐप है। कौन सा ऐप है? चीन का टिकटॉक ऐप है। इसी ऐप पे एक वीडियो वायरल होता है, ठीक है, वो इसी नेपोटिज्म को लेके, सरकार की नीतियों को लेके रहता है और जिसमें ऊटपटांग भाषा का प्रयोग किया जाता है। उससे लोगों तक ये पहुंचता है और लोग फिर एकत्रित होते हैं और आंदोलन करना सरकार के विरोध में शुरू कर देते हैं। अभी हम नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे। नेपाल के जो प्रधानमंत्री है वो कौन है? ओपी कोहली। और ये ओपी कोहली है, इनको माना जाता है कि ये एंटी इंडियन है या फिर प्रो चाइना है। प्रो चाइना का मतलब कहलाता है बेटा, इनका चाइना के प्रति समर्पण है। इनकी जो विचारधारा है वो चाइना से जुड़ी हुई है। जैसे इसके पहले जो ओपी कोहली के थे, प्रचंड कुमार दहल या कोई और जो भी इसके पीएम रहे, तो वो कुछ भारत ओरिएंटेड रहे हैं, जो भारत के प्रति समर्पित रहे हैं। लेकिन ओपी कोहली का जो मोटिव है वो चाइना की तरफ ज्यादा रहा है। अभी चाइना की जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड है, BIA प्रोजेक्ट है, उसके लिए भी नेपाल ने हामी भरी हुई है। तो जो इसको सिल्क रूट कहा जाता है, बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड्स, BRI, है ना, तो उसमें भी नेपाल ने अभी हाल ही में हामी भरी है और उसका पार्ट बना हुआ है। तो ओपी कोहली जो है, ये एक्चुअली में ओपी कोहली के बारे में आप जानने जाओगे, इनके इतिहास के बारे में जानोगे बेटा, तो आपको पता चलेगा कि ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति है। मार्क्सवादी के बाद ये नक्सलवादी विचारधारा के व्यक्ति हैं। किस विचारधारा के हैं? नक्सलवादी विचारधारा के हैं, ठीक है। ये पूर्णतः परिवर्तन करना चाहते हैं और हथियार के बेस पे। ये लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, लोकतंत्रात्मक व्यवस्था जो है, उस तंत्रात्मक व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। क्रांतिक विचारधारा के व्यक्ति हैं। अभी हाल ही में इनने एक मैप जारी किया हुआ था। क्या जारी किया था? मैप। किसका? नेपाल का। उस नेपाल के मैप में इनने जो नेपाल का जो भारत का जो लिपुलेख दर्रा है, कौन सा दर्रा है बेटा? लिपुलेख दर्रा और काली नदी, ये काली नदी का क्षेत्र है और लिपुलेख दर्रा है, इसको नेपाल का हिस्सा बताया हुआ था। इसके पहले का भी ओपी कोहली का एक स्टेटमेंट रहता है कि जो भगवान राम श्री राम है, कौन? भगवान श्री राम है, उनका जन्म कहां हुआ है? नेपाल में हुआ है, वो नेपाल के वासी है। तो इनके जो स्टेटमेंट रहे हैं, जो उनकी कार्यविधि रही है, वो भारत के विरोध में अधिकतर रही है, ठीक है। तो इनकी विचारधारा मार्क्सवादी है, नक्सलवादी विचारधारा से जुड़े हुए रहे, नक्सलवादी गतिविधियों में इनका संबंध रहा है। ओपी कोहली प्रो चाइना व्यक्ति के अंतर्गत इनको देखा जाता है। वर्तमान में यही प्रधानमंत्री है और वहां की जनता जो है ओपी कोहली से त्रस्त आ चुकी है और वो इनको हटाना चाहती है। अब बात आ जाती है, यदि ये अस्थिरता की स्थिति वहां नेपाल में भी आती है तो फिर भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर अभी की स्थिति देखोगे तो भारत में नीचे का हिस्सा देखोगे ये श्रीलंका वाला, यहां आप हिस्सा देखोगे बांग्लादेश वाला, और ये हिस्सा देखोगे आप नेपाल वाला, और यहां देखेंगे आप पाकिस्तान का हिस्सा। तो ये चारों हिस्से आप देखने के लिए जब जाओगे, ये चारों हिस्से ही अस्थिरता के दौर से गुजर रहे हैं। तो अगर हम दक्षिण एशियाई देशों के लिए देखने के लिए जाएंगे तो ये देश किस स्थिति में है? अस्थिरता की स्थिति से गुजर रहे हैं। यहाँ पे लोकतंत्रात्मक व्यवस्था खतरे में पड़ी हुई है। अगर आप बहुत बुद्धिजीविता से जाओ तो ये आंदोलन शुरू क्यों हो रहे हैं? लोग ऐसे संगठित क्यों हो जा रहे हैं? क्या इंटरनल पॉलिटिक्स बस है जिसके कारण की मांग नहीं हो पा रही है? मांग की पूर्ति सरकार नहीं कर रही है। अब जो सरकारें हैं वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे किस संस्था को मानती हैं, किस कंट्री के अनुसार चलती हैं, इस पे विचार चल रहा है। तो इसमें एक पॉलिसी आ जाती है बेटा, डीप स्टेट की पॉलिसी। कौन सी आ जाती है? डीप स्टेट पॉलिसी। डीप स्टेट पॉलिसी का मतलब कहलाता है कि एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अस्थिरता उत्पन्न करने का कारण बनती है। जैसे कि वर्तमान परिदृश्य में यह माना जा रहा है, कई विशेषज्ञों के द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि जो नेपाल में अभी स्टूडेंट का मूवमेंट चल रहा है, जो अस्थिरता उत्पन्न हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का भूमिका हो सकती है। अब अमेरिका की भूमिका क्यों हो सकती है? क्यों? क्योंकि हाल ही में ट्रेड वॉर की स्थिति बन रही थी। संघाई सहयोग संगठन का अभी मीटिंग हुई। उस मीटिंग में रसिया के प्रेसिडेंट
चाइना के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर एक साथ एक फ्रेम में दिखाई दिए गए। यदि अब नेपाल में अस्थिरता आती है तो नेपाल का क्षेत्र भारत से लगा हुआ है, साथ में ये चाइना से लगा हुआ है और दोनों जन के हित नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो अगर भारत नेपाल में अस्थिरता आएगी तो चाइना भी परेशान होगा और भारत भी परेशान होगा। तो यह देखा जा रहा है कि नेपाल में जो आंदोलन किया जा रहा है तो कहीं के ये अमेरिका के उकसाने से तो नहीं है, तो कहीं ये फिर एक डीप स्टेट की स्थिति तो नहीं बन रही है। डीप स्टेट मतलब एक ऐसा स्टेट जो आंतरिक रूप से छुपा हुआ है और किसी दूसरे देश की आंतरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करके वहां अस्थिरता उत्पन्न करता है। हम देखेंगे जितने भी आंदोलन देखे गए हैं, ये आंदोलन आप देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ डीप स्टेट की अवधारणा रही है और अमेरिका कहीं कहीं वहां इंटरफेयर करता रहा है। क्लियर है? तो ये एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की एक घटनाक्रम चल रहा है। लेकिन जब आप आगे देखने के लिए जाते हैं स्थिति में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनने कह रखा है कि हम नेपाल पे बहुत अच्छे से नजर रखे हुए हैं और ध्यान दे रहे हैं कि हमारे पड़ोसी देश शांति से, सहयोग के साथ, संप्रभुता के साथ अपने राज्य का संचालन करते रहें। बात आ जाती है इनकी जो विचारधारा है, दक्षिण एशिया के बाकी देशों को ऐसा लगता है कि इंडिया जो है, कौन बेटा, इंडिया हमें कैसे ट्रीट करता है, बड़े भाई की तरह। बड़े भाई की तरह मतलब यह है कि भारत जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहा है। मोदी जी के नए नए सपने, नए नए विजन है। इस विजन की स्थिति में भारत अपने से छोटी कंट्रीज जिनकी पॉपुलेशन कम है, जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, जिनके पास सैन्य सामान सुविधाएं कम है, उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन सहयोग देते समय भारत एक समतुल्य राष्ट्र की तुलना में एक बड़े भाई की तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है। और यही बड़े भाई वाली भावना, एल्डर ब्रदर्स वाली भावना, या मैं ये कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ये वाली भावना बाकी कंट्रीज को पसंद नहीं आती है। ठीक, तो कहीं ये अस्थिरता का कारण भी तो नहीं बन रही है। अगर भारत की यही बड़े भाई वाली भावना बनी रहेगी बाकी कंट्रीज के साथ में, तो बाकी कंट्रीज भारत से जुड़ने से दूरी मेंटेन करेंगी, क्योंकि हर कंट्री अपनी संप्रभुता को मेंटेन करना चाहती है, सोवर्निटी को मेंटेन करना चाहती है। लेकिन तब भी भारत की बहुत सारे प्रोजेक्ट नेपाल से लेके चल रहे हैं। भारत नेपाल को पेट्रोल बेचा करता है, उसके अलावा खाने के सामान वहां पे बेचा करता है। नेपाल के बहुत सारे लोग भारत में आके जॉब्स करते हैं, नौकरी करते हैं, और हमारी नेपाल से बॉर्डर जो है वो खुली हुई है। यदि वहां अस्थिरता बढ़ती है तो फिर ये लोग भारत में आएंगे, प्रवेश करेंगे। जैसे बांग्लादेश के दौरान भी ये लोग, बहुत सारे लोग भारत में प्रवेश किए, तो फिर माइग्रेन की समस्या भारत में जानी है। तो इस पे भी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का क्या है, अभी दृष्टिकोण बना हुआ है। इस पे देखने की आवश्यकता उनको महसूस हो रही है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप वो व्यक्ति है जो अभी बहुत ज्यादा कुंठित और परेशान है और हैरान है, और इनको अभी यही लग रहा है कि किसी ना किसी स्थिति में अपना दुखड़ा पब्लिक के सामने रोते रहे। अभी हाल ही में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने चाइना के हाथ से भारत और रसिया को खो दिया है। तो अपनी पॉलिसी को ये व्यक्ति जो है अपने आप को मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। ये नीतियां तो लागू करता है लेकिन इसकी नीतियां सही नहीं होती हैं, उनका एग्जीक्यूशन सही तरीके से नहीं कर पाता है। नीतियां तो सही लेकिन एग्जीक्यूशन सही नहीं कर पाता। अब ट्रेड वॉर की स्थिति में आके अलग कहीं अमेरिका पड़ चुका है स्थिति में, बाकी कंट्रीज एक हो रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि कहीं अमेरिका तो इसके पीछे नहीं। तो लेकिन जब हम देखने जाते हैं कि 26 ऐप, जिन ऐप को बैन किया गया है, ये 26 ऐप में अधिकतर ऐप जो है वो किसके हैं, अमेरिका के हैं। तो आप देखोगे फेसबुक देखोगे आप, इंस्टाग्राम देख लो आप, इंस्टाग्राम आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, व्हाट्सएप, ये ऐप जो है अमेरिका के हैं। तो 26 में अधिकतर ऐप जो है वो अमेरिका के हैं। तो क्या अमेरिका की डीप स्टेट की पॉलिसी इसमें हो सकती है? तो अगर इस तरीके से देखने के लिए जाएंगे हम, तो हमें लगेगा यार बैन तो वही कर रहा है, उसी के ऐप को बैन किया जा रहा था। लॉस तो इससे किसको हो रहा है, अमेरिका को हो रहा है। तो अमेरिका की
नेपाल में अस्थिरता की भूमिका हो सकती है या नहीं, ये विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि कोई भी कंट्री अपना लॉस तो कराएगी नहीं। अगर आप ठंडे दिमाग से सोचने के लिए जाओ कि अस्थिरता में अमेरिका की भूमिका है और डीप स्टेट के रूप में अमेरिका काम कर रहा है, तो जैसे ही हम देखते हैं कि भाई अस्थिरता का कारण तो वहां पे सोशल मीडिया का बंद करना है, बैन करना है, तो जिस सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है उसमें सबसे अधिक ऐप किसके हैं? अमेरिका के। और चाइना का जो ऐप है टिकटॉक, वीवोस, वो वहां पे चल रहे हैं, उसी टिकटॉक के माध्यम से ये सारा मूवमेंट बन रहा है। तो कहीं ना कहीं संदेह आता है कि अमेरिका की इसमें भूमिका नहीं है। अब क्या चाइना अस्थिरता का कारण है? कौन है चाइना अस्थिरता का कारण? है शी जिनपिंग। तो ये तो अस्थिरता चाइना लाएगा नहीं, चाइना अस्थिरता लाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि BRI प्रोजेक्ट जो है इसका, बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव, BRI मतलब सिल्क रूट वाला इनका जो मूवमेंट है चल रहा है, जो उसको दोबारा से शुरू करने का, तो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत इसने नेपाल को अपने में शामिल कर रखा है और नेपाल में इसका निवेश चल रहा है। ओपी कोहली जो सरकार है, कौन सी सरकार बेटा? ओपी कोहली सरकार, वो प्रो चाइना है, मतलब चाइना को सपोर्ट करती है। चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट वहां पे शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो बात ये आती है कि चाइना अस्थिरता का कारण यहां पे नहीं हो सकता है। अब बात आ जाती है आपकी भारत की भूमिका की। भारत कभी अपने पड़ोसी देश को अस्थिर करने की कोशिश नहीं करेगा। यदि आप देखने के लिए जाओगे तो भारत अपने देश को अस्थिर नहीं करेगा। अगर भारत अस्थिर करता है तो हमारी बॉर्डर ओपन है, उस ओपन बॉर्डर में जो व्यापारिक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं उस पर बाधा उत्पन्न होगी और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना के संबंध में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यदि आप तो देखने के लिए जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो नेपाल है, नेपाल में 2008 तक, कब बेटा? 2008 में ज्ञानेंद्र शर्मा, कौन रहते बेटा? ज्ञानेंद्र शर्मा। ये जो नेपाल में जो वंश चला चलता था वहां पे पहले राजशाही वंश था। कौन सा वंश था बेटा? राजशाही शासन था। इस राजशाही शासन के अंतिम शासक के रूप में ज्ञानेंद्र शर्मा रहते हैं और 2008 में इस राजशाही शासन को वहां पे खत्म कर दिया जाता है। तो कब खत्म होता है राजशाही शासन? ये खत्म होगा कब? 2008 में। और 2008 के बाद से यहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो रही है। किसकी हो रही है? लोकतंत्र की स्थापना। अब 2008 से अभी तक 2025 तक यदि आप देखने जाओगे तो नेपाल में 11 सरकारें आई हैं। कितनी सरकार आई बेटा? 11 सरकार आई। कितनी सरकार आई? 11 सरकार। और इन 11 सरकार में आप देखने के लिए जाओगे कि पिछले 5 साल में, कितने साल में? पिछले 5 साल में 4 सरकार आ चुकी हैं। कितनी? 4 सरकार आ चुकी। मतलब अगर हम 2008 से देखने जाते हैं 2025 तक, तो 14 वर्षों में अगर आप देखने जाओगे, 15 वर्षों में आप 17 वर्षों में आप देखने जाओगे तो 11 सरकारें आई हैं। पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री नेपाल में आ चुके हैं लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत। मतलब कोई भी सरकार वहां स्थायी शासन नहीं दे पा रही है और जब वहां स्थायी शासन नहीं दे पा रही है तो जनता में क्या है? वहां पे असंतोष है। इसी असंतोष के कारण कुछ समय पहले नेपाल में एक मूवमेंट चलता है और उस मूवमेंट में दोबारा से राजशाही शासन की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? राजशाही शासन की, कि दोबारा से राजशाही शासन वहां पे शुरू हो जाना चाहिए। अब दोबारा राजशाही शासन शुरू हो जाएगा। इसके पक्ष में कौन रहते हैं? वहां की कुछ पब्लिक्स रहती है। तो जहां पे राजशाही वंश चल रहा है, हिंदू राज्य की मांग की जाती है, फिर लोकतंत्रात्मक गणतंत्र की स्थापना की बात की जाती है, लोकतंत्रात्मक राज्य की बात की जाती है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में नेपाल की स्थापना की बात की जाती है। लेकिन नेपाल की अधिकतम संख्या हिंदूवादी है, तो वहां कहा जाता है हिंदू विचारधारा बढ़े। समझने वाली बात है बेटा कि वहां की जो लोकल जनता है वो क्या राजशाही वंश को सपोर्ट करती है और वो राजशाही शासन को चाहती है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखोगे कि 2008 से लेकर 2025 तक जो लोकतंत्रात्मक शासन रहा है
उस शासन में स्थायी सरकार आज तक नहीं आई है। और जब तक सरकार स्थायी नहीं रहेगी तब तक शासन और राज्य सही से संचालित नहीं हो पाएगा बेटा। और राज्य सही तरीके से संचालित नहीं हो पाएगा तो जनता की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी? तो कहीं ना कहीं वहां की जनता असंतुष्ट है और उसी असंतुष्ट का कारण है कि आज नेपाल में जेनजी मूवमेंट चल रहा है। कौन सा मूवमेंट चल रहा है बेटा? जेनजी मूवमेंट। और इस जेनजी मूवमेंट का कारण यही है कि वहां की जो पब्लिक है अब वो अवेयर हो चुकी है और अपने अधिकारों की मांग कर रही है। हो सकता है कि ओपी कोहली हट जाए और इसके बाद फिर नई सरकार आ जाए या सैन्य शासन लग जाए। वहां पे दो ऑप्शंस हैं, या तो कोई नया प्रधानमंत्री आ जाएगा या सैन्य शासन लग जाएगा। क्योंकि वहां की सरकार उन ऐप पे बैन तो लगाएगी और अगर बैन लगाती है तो पब्लिक प्रोटेस्ट करता रहेगा। पब्लिक का प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं है, सोशल मीडिया के अलावा सरकार की नीतियों को लेके भी है। तो अभी जिस दृष्टि में हम हैं तो वहां जाके अगर हम प्रीवियस देखें कि 2008 से के बाद 2008 के पहले राजशाही शासन रहा नेपाल में, उसके बाद 2008 से लेकर 25 तक अगर हम देखने के लिए जाएं तो 2008 से लेकर 25 तक 17 सालों में 11 बार प्रधानमंत्री चेंज हुए। पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री नेपाल सरकार दे चुकी है, लेकिन जनता की नीतियों और हितों पे काम कोई नहीं कर पाया है। इसीलिए छात्र संगठन एकत्रित होकर आंदोलन कर रहे हैं। ये वाली इमेज जब देखोगे तो ये बांग्लादेश आंदोलन की है। बांग्लादेश में भी शेख हसीना को लेके जो मूवमेंट चलाया जाता है वहां के स्टूडेंटों के द्वारा एकत्रित होकर, वो इसी आधार पर चलाया जाता है कि जो आरक्षण है इस आरक्षण में संशोधन होने की आवश्यकता है। लेकिन वहां सरकार सुनती नहीं है, मूवमेंट बहुत बढ़ जाता है, बहुत लोग मर जाते हैं, लोग उसमें प्रधानमंत्री के कक्ष में घुस जाते हैं, संसद भवन पे कब्जा कर लेते हैं। नेपाल में भी अभी संसद में पार्लियामेंट में लोग घुस गए। तो उसके बाद शेख हसीना को भागना पड़ता है, भारत आती है, मोदी जी भेजते हैं प्लेन, यहाँ बुलाया जाता है, वहां पे राष्ट्रपति चेंज हो जाता है, टेम्परेरी शासन शुरुआत हो जाती है। तो ये मूवमेंट देख रहे हो, चाहे आप बांग्लादेश का मूवमेंट देखो, चाहे ये श्रीलंका का देखो। श्रीलंका की तो स्थिति भुखमरी की स्थिति थी, भ्रष्टाचार की स्थिति थी, सरकार के अतिरिक्त खर्चे की, अतिरिक्त लोन लेने की, जो ऋण लिया जा रहा था अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, उसके कारण था। तो हम देखने के लिए जब जाएंगे तो भारत के दक्षिण एशियाई वाला क्षेत्र देखोगे आप, या मतलब भारत का विश्व का मैप देखोगे, दक्षिण एशियाई का क्षेत्र देखोगे आप, भारत से जुड़े हुए जितने भी कंट्रीज देखोगे बेटा, इन सारी कंट्रीज में अस्थिरता का दौर चल रहा है। ये आप चाहे पाकिस्तान देख लो, चाहे नेपाल देख लो, यहां पे इमरान खान जेल में है, वहां प्रोटेस्ट लगातार चलते ही रहते हैं। यहां आप आओगे तो नेपाल में अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, आप यहां पे आओगे बांग्लादेश, यहां अस्थिरता है। और ये सारे अड़ोसी पड़ोसी में अस्थिरता रहेगी तो आप जानते हो कि जब चूहे रहते हैं, उन्हें दवाइयां डाली जाती हैं तो पड़ोसी के यहां गोली खाने के बाद भागते हैं। तो यही स्थिति रहेगी। अगर अस्थिरता पड़ोसी में रहेगी तो हमारे घर में भी अस्थिरता बढ़ेगी। और भारत जब अपनी आंतरिक गतिविधियों में संलग्न हो जाएगा और परेशान रहेगा अपनी बॉर्डर से, तो अंतरराष्ट्रीय नीतियों से भारत अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि वह चाहेगा कि पहले हम देश में अस्थिरता क्रिएट ना होने दें और पड़ोसी कंट्रीज में जो अस्थिरता चल रही है, इस अस्थिरता का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। क्लियर? तो भारत अब कहां व्यस्त हो जाएगा? आंतरिक गतिविधियों में। और हमें आंतरिक गतिविधियों को ऐसे रखना है कि इसका प्रभाव हमारी पर ज्यादा ना पड़े। तो भारत सरकार ना तो बांग्लादेश, ना नेपाल, ना श्रीलंका, इनमें कहीं पे भी अस्थिरता क्रिएट करने का कारण नहीं बनना चाहती है। वो यहाँ लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है और भारत की नीतियां भी ऐसी ही रही हुई हैं। तो जब तक आपका पड़ोसी शांत नहीं, तब तक आप शांत नहीं रह सकते। तो वास्तविकता में अब भविष्य की क्या संभावनाएं रहेंगी, ये देखने की स्थिति बनती है। तो भविष्य की संभावनाओं में यह है कि वहां ओपी कोहली सरकार जो है वो अपना इस्तीफा दे और कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बने।
मोदी जी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वहां पे सैन्य शासन लगे। वर्तमान स्थिति में तो वह यह भी नहीं चाहेगी कि ओपी कोहली हट जाएं, चाहे भली वो प्रो चाइना हो और इंडिया के अगेंस्ट रहते हो। मोदी जी यही चाहेंगे कि वहां पे स्थिरता बनी रहे, क्योंकि जब भारत के पड़ोसी देशों में स्थिरता बनी रहेगी तो भारत में ऑटोमेटिक स्थिरता बनी रहेगी। और भारत का जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सपना है और विश्व को लीड करने का सपना है, वो तब बन पाएगा। अगर भारत अपने अड़ोसी पड़ोसी देश में ही उलझा रहेगा तो विश्व में विकास की ओर कैसे बढ़ पाएगा और विश्व को विकास की ओर कैसे ले जाएगा, ये समझने वाली बात है। तो क्या नेपाल में राजशाही शासन स्थापित कर दिया जाए या नेपाल में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को बनाए रखा जाए और एक ऐसी स्थायी सरकार चुनी जाए जो कि वहां की जनता के हित में काम कर पाए? तो इसमें आप देखने के लिए जाओगे बेटा, क्लियर ये होगा, आप लोग को समझ में आएगा कि लोकतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करना इतना आसान नहीं है। तो फिर एक ऐसे नेता की आवश्यकता है नेपाल में जो नेपाल को स्थिरता की स्थिति में ला सके और नेपाल के जो लोगों की बेसिक आवश्यकता है उनकी पूर्ति हो सके और जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। लेकिन आप किसी भी कंट्री को देखने जाओगे, ऐसी कोई कंट्री नहीं है विश्व में जहां भ्रष्टाचार ना हो। हर जगह भ्रष्टाचार है बेटा, इस बात को आप समझ लीजिए। तो ये जेनजी आंदोलन पे ये हमारा मुद्दा था, जिसमें भारत अपन देखते हैं कि अमेरिका जो है इसमें इंटरफियर की स्थिति में है नहीं। अगर आप चाइना देखोगे तो वो स्थिति, रसिया को इससे कोई बेनिफिट्स है नहीं और भारत अस्थिरता का कारण बनना नहीं चाहता। तो डीप स्टेट की जो पॉलिसी है वो खत्म हो जाती है। मेन स्थिति आ जाती है बच्चों की, कि छात्रों का ये आंदोलन है जो आंदोलन चाहता है कि सरकार वहां से बदले। ओपी कोहली सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों में वो चेंजेस चाहती है और जो वहां भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहती है। नेपोटिज्म है, बेबीज नेपोटिज्म जिसको कहा जाता है, उसको उनको खत्म करना है और लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार उनको वहां पे मिलता रहे। सोशल मीडिया को जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। भारत सरकार ने भी कुछ समय पहले कुछ एप्स को बैन किया हुआ था और जो एप्स चलाने वाले संगठन है जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनसे कहा हुआ था कि एक ऑफिस यहाँ पे आप खोलें लोगों को, ताकि यहाँ लोगों की जो समस्या है उसका समाधान यहाँ इनके यहीं हो सके और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि नेपाल सरकार का नियम गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नेपाल में यह भी हाल ही में कहा हुआ है कि 7 दिन के अंदर ये जो संस्थान है, 26 संस्थान है, इन सभी संस्थानों को अपने यहाँ नेपाल में अपना ऑफिस खोलना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि वो कराती हैं तो उनका बैन हट जाएगा और नहीं कराती हैं तो बैन लागू रहेगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट का भी वहां का नजरिया हो जाता है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जेनजी आंदोलन एक आंदोलन है या परिवर्तन के लिए नेपाल में एक शुरुआत है और इस परिवर्तन का कितना व्यापक प्रभाव भारत की आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों पर पड़ेगा, इसके संबंध में आप कमेंट में लिखिए और बताइए। भूमिका हमारे यहां ना दिखाए और किसी राष्ट्र की संप्रभुता में हस्तक्षेप करना कहां तक उचित है, इस बारे में विचार करिए। अगर आपको क्लासेस हैं एमपीपीएससी यूपीएससी से शाम के समय बैच चल रहे हैं, बैच में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रुद्र आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां पे हम आपसे मिलने का समय देंगे। आप आइए और मिलिए और रुद्र आईएएस के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। और इन सब पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे सारी पीडीएफ आती हैं, आपको कंटेंट मिलेगा वहां पे, तो उस कंटेंट को रीड करिए। धन्यवाद दोस्तों।